तो आज हम लोग जो है यूनिवर्स से शुरू करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। पहले हम लोग यूनिवर्स, कितने लोग इसमें इंग्लिश मीडियम के हैं? एक लोग। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स जानते हैं आप लोग? ब्रह्मांड। अच्छा, हिंदी में भी लिख देते हैं ना। क्या होता है यूनिवर्स जानते हैं? देखिए, इंटरेक्ट करके पढ़िए, एकदम बच्चों की तरह पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक, एकदम समझ में आ जाएंगी सब चीजें, डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आता इतना तो सब कोई जानता है ना। यूनिवर्स जैसे आपने कहा ब्रह्मांड, तो इतना ही बोल दीजिए ब्रह्मांड। ठीक, जैसे देखिए हम लोग कहाँ पर हैं? अर्थ पे है ना। जिंद में है। जिंद कहाँ है? मान लीजिए हम लोग और बेसिक यूनिट्स चलते हैं, अर्थ पे हैं। ठीक, अर्थ कहाँ है हमारी? सोलर सिस्टम कहाँ है? चलिए देखिए, अब आपको ये सही करें। ये अर्थ है। ठीक, ये अर्थ हमारी कहाँ पे है? सोलर सिस्टम में। ठीक, सोलर सिस्टम कहाँ, किसका पार्ट है? गैलेक्सी का। गैलेक्सी, ठीक, इसको गैलेक्सी बोलते हैं। ये आपका सोलर सिस्टम हो गया। गैलेक्सी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। वैसे इस पे मेगा क्लस्टर भी आता है, गैलेक्सी के ऊपर जो है मेगा क्लस्टर, लेकिन अभी हम उस पर कोई मतलब नहीं बहुत ज्यादा। ये आपका जो है, अब हमको पढ़ना है बेसिकली कहाँ पे जाना है? सोलर सिस्टम पे। ठीक, लेकिन सोलर सिस्टम से पहले हम लोग यूनिवर्स को जान लेते हैं। ठीक, तो यूनिवर्स क्या है ये समझिए कि एक छोटे से पार्टिकल से लेके, ये मेज कुर्सी से लेके, या कोई भी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी यानी ग्रही पिंड, कुछ भी, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, इस जो कुछ भी हम फील कर सकते हैं, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, वो क्या है? वो सब मिलके जो है आपका यूनिवर्स बनाता है। क्लियर है बात? एक छोटे से बाल से लेके एक बड़ा अर्थ हो गया, पूरा सोलर सिस्टम, बहुत सारी गैलेक्सी, ये सब कुछ मिलके क्या बनाता है? यूनिवर्स बनाता है। इवन जो हमारा ये टाइम और स्पेस है, देश और काल, टाइम स्पेस समझते हैं? ये स्पेस हो गया, टाइम हो गया, जो आप लोग घंटे मिनट ये सब जो बात करते हैं वो हो गया टाइम हो गया। ठीक, तो ये सब भी क्या है? यूनिवर्स के पार्ट हैं। ये यूनिवर्स की जो आपकी ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है, तो ये एक सिंगल डॉट से होती है। इसको क्या बोलते हैं? विलक्षण टीनी बाल। और इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगुलरिटी। ठीक, इसको, या आप जो भी आप हिंदी में क्या बोले, विलक्षण, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगुलरिटी। ठीक, माने कि सब कुछ जो है कहां से ओरिजिन हुआ है? एक सिंगल पॉइंट से। ठीक, अब ये सोचने की बात है कि ये एक सिंगल पॉइंट था। ठीक, इससे इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे डेवलप हो गया, है ना? तो ये जो सिंगल पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट था, ये इसे जो है इनफाइनाइट टेम्परेचर था इसका। क्या था? इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट क्या? डेंसिटी, घनत्व। ठीक, तो ये अनंत घनत्व, अनंत तापमान, तो और बहुत ज्यादा एनर्जी थी। ठीक, जब तापमान बहुत हाई था तो इसमें क्या हुआ? अचानक एक जो है विस्फोट हुआ। ठीक, उसी जो विस्फोट हुआ उसी को बोलते हैं हम लोग बिग बैंग। ठीक, ये लोग, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं ना, बताया गया है। ये जो विस्फोट था इसको बोलते हैं बिग बैंग। मतलब बिग माने बड़ा, बैंग माने एक तरह से एक्सप्लोजन ही होता है, विस्फोट होता है। ठीक, तो इस ये जो ये टीनी बॉल जिसको आप करें, एक पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट,
ठीक, इस पॉइंट में ही ये जो जो ये स्पेस है या टाइम है, सब कुछ इसके अंदर जो है क्या था, समाहित था। आप सोचिए वो कितना डेंस रहा होगा। बात समझ रहे हैं? सब कुछ क्या था, इस सिंगुलर पॉइंट में समाहित था। इसी के बाद, इसी बिग बैंग के बाद ही जो है हमारा टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट आता है। इससे पहले टाइम और स्पेस नहीं है। मतलब सोचिए कि ये सब चीजें कहाँ रही होंगी, सब एकदम कॉन्ट्रैक्ट होते होते अब वो इमेजिन से हमारे जो है बाहर है कि कैसी चीजें रही होंगी, ये बाल कहाँ रहा होगा, है ना। तो हम उस सब पे नहीं जाते हैं, सीधे मतलब यहाँ से टाइम और स्पेस आपका आता है। ये घटना कब होती है? माना जाता है लगभग 13.78 बिलियन ईयर पहले जो है ये घटना हुई है। ठीक, इस थ्योरी को जिसने दिया था, क्या नाम था उनका? जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक, बिग बैंग थ्योरी को दिया था। ठीक है, लिख लीजिए इस पॉइंट को आप लोग। एक टिनी बाल से ये आप जो है यहां से होती है, सिंगुलरिटी इसको बोलते हैं, सिंगल पॉइंट से यूनिवर्स की स्टार्ट होती है। इसको सिंगुलर वो लिख दीजिए, सिंगुलरिटी लिख दीजिए, सिंगुलरिटी। या आपने क्या लिखा है हिंदी में, विलक्षण बिंदु, तो हिंदी में विलक्षण बिंदु ही लिख दीजिए। वैसे जैसे कुछ टर्म्स है ना ज्योग्राफी में, उसको आप लोग इंग्लिश में देखते रहा करिए, क्योंकि अभी सिंगुलरिटी का जो ट्रांसलेशन है, वैसे इसका सबसे अच्छा बिंदु सिंगुलरिटी का होगा एकक बिंदु। एकक, एकक जो है वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन क्या होता है एग्जाम में आपको जो है अलग अलग, आपका क्या मीडियम है? इंग्लिश मीडियम है। तो ये सिंगल पॉइंट यानी एकक बिंदु से इस हमारे यूनिवर्स का जो है क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक, अब ये हुआ क्या, 13 मतलब ये 7 बिलियन ईयर पहले जो है ये क्या होता है, इसमें एक अचानक विस्फोट होता है। उस विस्फोट को हम लोग बोलते हैं बिग बैंग। ठीक, मैं अभी इसको आप लोगों को नोट करवा दूंगा, बस केवल आप एक फ्लो में थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए। ठीक, बिग बैंग होता है। अब इसके बाद ये क्या होता है, ये जो है एक तरह से समझिए ऐसे इसका, ये बहुत अचानक से जो है ये फैलता है। ठीक, क्या चीज? जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक, लेमेत्रे की LAMAITRE। ठीक, ये आपका इस तरह से जो है फाइनली आके जो ये वर्तमान जो यूनिवर्स है आपका, जो इस समय दिखाई दे रहा है, इस स्टेज में ये आपका ये वर्तमान स्वरूप है इसका। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्स है इसमें क्या है, बहुत सारी गैलेक्सी हैं। देखिए ये एक पॉइंट था, पहले सिंगल पॉइंट था, ये इसमें बिग बैंग यानी महाविस्फोट हुआ है, इसको हिंदी में बिग बैंग बोलते हैं, महाविस्फोट हुआ। इस महाविस्फोट से क्या हुआ, बहुत सारे मतलब जो है मैटर निकले। ठीक है, जो मैटर निकले उनको जो है नॉर्मल मैटर बोला जाता था। ठीक है, फिर उन नॉर्मल मैटर से ब्लैक मैटर बने। वो सब इतना ज्यादा, फिर वो साइंस का एस्ट्रोनॉमी का पार्ट हो जाएगा, इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कुछ विशेष पदार्थ निकले जिनको नॉर्मल मैटर बोला जाता था, उन नॉर्मल मैटर से ब्लैक मैटर बना। उसी ब्लैक मैटर से ये हमारा जो धीरे धीरे यूनिवर्स जो है बना, और ये लगातार क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। ठीक, लगातार इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक, अब ये जो फाइनली जो स्थिति बनी, इसमें क्या हुआ, बहुत सारी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सी। अब इस यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी हैं, कल्पना करिए कितनी गैलेक्सी हो सकती हैं? बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, मतलब उनकी संख्या जो कह लीजिए बिलियन में है। और एक गैलेक्सी में जो है बिलियन, मिलियन कह लीजिए, जितना आपको बोलना है, मिलियन बोलना है मिलियन बोल लीजिए, बिलियन बोलना बिलियन बोल लीजिए, इतने स्टार हैं, तारा। ठीक है, मतलब एक यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी, यानी बिलियन मिलियन में गैलेक्सी। उस एक गैलेक्सी को यदि हम लें
तो उस एक गैलेक्सी में बिलियन जो है क्या आपके स्टार हैं। ठीक है, ये अच्छा स्टार जानते हैं क्या होता है? तारा, जिनका खुद का प्रकाश होता है। सही बात है। और खुद का प्रकाश होता है क्या मतलब है? इंटरेक्ट करिए, बोलिए। जैसे देखिए स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, एक वर्ड है बेशर्म, उसकी इज्जत नहीं होती है। जो इज्जत मतलब जो ईगो जिसके पास होता है ना, वो फिर दिक्कत हो जाती है। सीखने का प्रयास करिए, जान यदि इंटरेक्ट करके पढ़ेंगे तो अभी आप क्वेश्चन बुक है कोई आप लोगों के पास? कौन सी बुक फॉलो करते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैं जो बता रहा हूँ अभी इसमें इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना? इतनी बात समझ में आई? अभी मैं लिखवा भी दूंगा इसको। ठीक, तो यूनिवर्स में गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, उन बिलियंस ऑफ गैलेक्सी में एक गैलेक्सी हमारी है, मिल्की वे। ठीक, उस गैलेक्सी में जो है मिलियंस ऑफ स्टार हैं। उन स्टार में एक स्टार हमारा कौन है? सन है। और उस सन के अराउंड जो है 8 जो है आपके क्या हैं? प्लेनेट्स हैं, यानी ग्रह हैं, जो उसका क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। और वहां पे हम लोग जो है अर्थ, यानी हमारी अर्थ जो है ना, इस यूनिवर्स में बालू के तिनके के समान भी शायद न हो, ये स्थिति है इसकी। ठीक, तो यूनिवर्स के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, एक अलग ही आप लोग बना लीजिए, इसको हम लोग काफी डिटेल में करेंगे। ठीक है, लिखिए एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस, इंग्लिश मीडियम वाले दो ही लोग हैं ना, जो कुछ भी अस्तित्व में, एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द गैलेक्टिक मेगा क्लस्टर्स, कामा लगा के लिखिएगा, फ्रॉम द गैलेक्टिक मेगा क्लस्टर्स टू द स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कुछ भी अस्तित्व में है, कामा मेगा क्लस्टर से लेके छोटे परमाणु, मेगा क्लस्टर से लेके छोटे परमाणु मिलकर जो है क्या करते हैं? यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। पार्टिकल मेक्स द यूनिवर्स। ठीक है, लिख लीजिए इट कंटेन्स न्यूमरस गैलेक्सीज टू, यह जो है बहुत सारी, या लिख लीजिए हिंदी में अरबों गैलेक्सियों को भी जो है समाहित करता है। ठीक, बिग बैंग थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए बिग बैंग थ्योरी। देखिए इनिशियली देयर वाज ए सिंगुलर एटम, प्रारंभ में एक एकक परमाणु, प्रारंभ में एकक परमाणु था, जो हिंदी में लिख लीजिए पहले, प्रारंभ में एकक परमाणु था जो अनंत अनंत तापमान और अनंत घनत्व। अच्छा, इसका वैल्यूम क्या होगा? आयतन, आयतन क्या होगा? छोटा है तो कम ही होगा ना, ये तो एकदम टिनी सा बाल है, सिंगुलर पॉइंट है, तो आयतन क्या होगा? बहुत कम। आयतन बहुत कम, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, जब डेंसिटी भी ज्यादा तो इनफाइनाइट इसका क्या होगा? मास होगा। ठीक है, तो ये सब लिख लीजिए सब आप लोग, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट मास और स्मॉल वैल्यूम कर लीजिए। ठीक,
ठीक, इनिशियली देयर वाज ए सिंगुलर एटम विथ स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी। हिंदी में लिख लिया आप लोगों ने, क्या लिखा? तो कंप्लीट करिए ना फालतू। नहीं नहीं, उसको एक सेंटेंस में पूरा करिए। आपने क्या लिखा है? हम्म, हम्म, ठीक है, कंप्लीट लग रहा है ना? ठीक, ये चीज थी। अब इस पे लिखिए बिग बिग बैंग थ्योरी लिखा है ना हम लोग। ठीक है, फिर लिखिए 13.7 बिलियन ईयर एगो वायलेंट एक्सप्लोजन। ठीक है, क्या हुआ? वायलेंट एक्सप्लोजन जो है क्या हुआ? हैपेंड लिख दीजिए। ठीक है, 13.7 बिलियन ईयर पहले, ठीक, एक महाविस्फोट जो है क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ। ठीक, देखिए अगला पॉइंट लिखिए, रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आफ्टर द बैंग। तेज मतलब सेकेंडों में बहुत तेज विस्तार हुआ। इस विस्फोट से सेकेंडों में ही जो है बहुत तेज विस्तार हुआ। ठीक, एंड बहुत जल्द ही क्या हुआ? आपका यूनिवर्स अपने जो है वर्तमान स्वरूप में आ गया। एंड वेरी सून यूनिवर्स गॉट इट प्रेजेंट फॉर्म, मतलब लिख लीजिए। हिंदी में 13.7 बिलियन ईयर पहले, ठीक, एक महाविस्फोट हुआ और सेकेंडों में जो है ये तेजी से इसका जो क्या हुआ? विस्तार होना शुरू हो गया। मतलब ये घटना हुई ना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि विस्फोट हुआ और अचानक मतलब जो है बहुत तेजी से इसका विस्तार हुआ। ठीक, और बहुत कम समय में यूनिवर्स ने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर लिया। वर्तमान वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, ठीक है, कि वर्तमान में भी जो है यूनिवर्स से क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ठीक, लिख लीजिए, साइंटिस्ट बिलीव्स scientists believe that universe is continuously expanding। ट्रांसलेशन तो आप लोग कर लेते होंगे हिंदी से इंग्लिश में, तेज होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। इंग्लिश वाले नहीं कर पाते हैं ट्रांसलेशन, कर लेते हैं? अच्छा, तेज मतलब हिंदी वाले भी। ठीक है, ये इतना ही यूनिवर्स के बारे में फिलहाल जानिए आप लोग, इससे ज्यादा अभी जानने की जरूरत नहीं। यूनिवर्स के बाद आते हैं, हम लोगों ने क्या बात की थी? यूनिवर्स से फिर क्या है? गैलेक्सी है। ठीक, गैलेक्सी क्या होती है? हुँ? ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। इसके बारे में हमें बहुत नहीं जानना है, मतलब ये समझिए कि ये क्या है? कलेक्शन ऑफ, कह लीजिए, या ग्रुप ऑफ स्टार्स है। बिलियन ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ बिलियन ऑफ स्टार है। ठीक, यह जो है अरबों तारों का जो है क्या है? समूह है। ठीक, हम जो इसमें ये जान लीजिए, गैलेक्सी क्या है? बिलियन ऑफ स्टार जो है आपके, बिलियन ऑफ स्टार्स का जो है ग्रुप है। ठीक, बिलियन ऑफ स्टार का ग्रुप, ग्रुप ऑफ बिलियन ऑफ स्टार हो गया। ठीक, इसी गैलेक्सी में एक गैलेक्सी अपनी कौन सी है? मिल्की वे। ठीक, इसका और दूसरा नाम क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाश गंगा।
मिल्की वे क्यों बोलते हैं? हाँ, एक लाइट मतलब ऐसे लाइट का मतलब व्हाइट लाइट कह लीजिए है, जैसे कि दूध का मतलब जो है क्या है, नदी फ्लो हो रही हो, इसलिए इसका नाम जो है मिल्की वे है। ठीक, ये गैलेक्सी हो गई, गैलेक्सी में ये आपका जो है मिल्की हो गया। मिल्की वे में क्या है, ये हमारा जो है क्या है, सोलर सिस्टम है। ठीक, मिल्की वे में सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम क्या होता है, सन मतलब कोई भी सिस्टम मतलब हो गया, कोई भी सिस्टम हो गया तो उसके एक सेंटर में होगा। जैसे एक जैसे इसमें अब क्या जी, हाँ सन से, जैसे सोलर है, सोलर का नाम ही किससे पड़ा है, सन से पड़ा है। ठीक, इसके सेंटर में कौन है, सन है। इसी तरह से कोई और भी स्टार होगा, उसका भी अपना एक सिस्टम होगा। ठीक, तो वो उसका जो भी सिस्टम होगा उसका नाम होगा। तो यहाँ पे सोलर सिस्टम में कौन है, सन है। सन के अलावा जो है कौन है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं, ये तो आप लोगों ने नाम पढ़ लिया है मतलब इतना तो पता रहता है पहले से ही। ठीक है, कुल मिला के ये जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी किससे बना है, स्टार से बना है। ठीक, तो हमें जानना चाहिए स्टार के बारे में। अभी हम लोग, गैलेक्सी हो गया, गैलेक्सी किससे बना है, स्टार से। स्टार को क्या कहते हैं, तारा। अब तारा क्या होता है, तारा क्या होता है, यदि हम इसको जानने का प्रयास करें तो तारा किसे कहेंगे, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो क्या करती है, खुद अपनी लाइट क्या करती है, इमिट करती है, यानी वो खुद जो है जिसके पास क्या हो, एनर्जी का जो है स्रोत हो। ठीक, तो अभी आप लोग जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं वैसे वैसे एक डायग्राम, वो जितना जितना बता रहा हूँ समझाते उतना लिखते जाइए, फिर मैं उसको कुछ जो है बाद में उसको पॉइंट में भी लिखवा दूंगा। ठीक है ना, तो स्टार के बारे में देखिए। स्टार क्या होता है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, कोई भी आकाशीय पिंड जो कि स्वयं अपनी ऊर्जा का, है ना, एनर्जी का जो है क्या करता है, उत्पादन करता है, खुद की लाइट इमिट करता है। ठीक है, तो ये खुद की लाइट कैसे इमिट करेगा, ठीक है। देखिए जो स्टार होता है, कोई भी स्टार, ठीक, इसके कोर में, ठीक है, नाभिकीय संलयन की विखंडन, संलयन में क्या होता है, दो एटम्स क्या होते हैं, जुड़ते हैं। विखंडन में क्या होता है, टूटते हैं। तो इसके जो स्टार होते हैं इसके अंदर जो है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय फ्यूजन, एफयू फ्यूजन, ठीक, यानी न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी नाभिकीय संलयन। ठीक, तो स्टार के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है, दो हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक, आपस में मिलके एक हीलियम के परमाणु बनाते हैं, प्लस जो है यहाँ पे हीट का जो है या एनर्जी का कह लीजिए निर्माण करते हैं। ठीक है, यही जो एनर्जी होती है ये इनके जो है क्या होती है, लाइट का, ऊर्जा का स्रोत होती है। सन भी हमारा क्या है, एक स्टार है, सन भी हमारा स्टार है, तो सन में भी जो है लाइट का स्रोत क्या है, यही नाभिकीय रिएक्शन है। ठीक, न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन। ठीक, इसको एक बार ऐसे ही आप लोग जो है समझते हुए अपनी भाषा में लिखते जाइए, फिर मैं उसमें कुछ कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं आपको नोट करा दूंगा। इतना क्लियर है। अब स्टार हो गया, स्टार में जो है क्या होता है, इसकी एनर्जी का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है।
नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, क्या होता है उसमें, इसका मतलब कि ये दो हाइड्रोजन परमाणु मिलते हैं और हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा जनरेट करते हैं। इससे क्या पता चला कि किसी भी स्टार के अंदर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का बहुत सारी जो है स्रोत है, या कह लीजिए यहाँ पे स्टोर है हाइड्रोजन बहुत सारी। जब तक हाइड्रोजन होगी तब तक जो है क्या होगा, ये एनर्जी जनरेट होगी। जैसे ही हाइड्रोजन खत्म होगी क्या हो जाएगा, स्टार जो है डेड हो जाएगा। ठीक है, उसकी अभी एक लाइफ साइकिल है, अभी उसको हम बता रहे हैं। पहले इतना समझ गए, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक, ये एज इट इज आपके एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। ठीक है, कि ये स्टार है, इसकी एनर्जी का स्रोत क्या है, एक क्वेश्चन हो गया, यही पूछ लेगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ठीक, या और कुछ, तो यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका ईंधन क्या होता है, यानी कि तो हाइड्रोजन, ठीक, और हीलियम, ये कहीं बाहर तो चला नहीं जाएगा, हाइड्रोजन बदलेगा हीलियम में। फिर जब ये हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, जब ये हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो ये हीलियम जो है फिर कार्बन में बदलता है। ज्यादा तो नहीं हो रहा है, समझ, यहां तक समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो इसमें जो ईंधन है वो कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक, अभिक्रिया कौन सी हुई, नाभिकीय संलयन, ठीक, फ्यूजन, ये हो गया। तो ये स्टार होता है। अब स्टार बनता कैसे है, ये तो एक सिंपल साइज का स्टार के बारे में हो गया कि भाई स्टार है, स्टार में ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। अब स्टार का जो है फॉर्मेशन कैसे होता है, या ऐसे कह लीजिए लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। लाइफ, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, समझ जाओ। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, यानी हिंदी में लिख लीजिए तारे का जीवन चक्र। ठीक, तो देखिए पहले क्या हुआ, जब ये सब कुछ कहानी कहां से हो रही है, बिग बैंग से हो रही है। ठीक, बिग बैंग से क्या हुआ, विस्फोट हुआ, बहुत सारे ब्लैक मैटर निकले, मतलब नॉर्मल मैटर, उससे ब्लैक मैटर बने, फिर वो ब्लैक मैटर इकट्ठा हुए, मतलब है ना, तो इकट्ठा हुए, उसमें कुछ उसके अंदर क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण आया, यानी ग्रेविटी आई, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स आया, फिर वो धीरे धीरे जो है क्या हुआ, कंडेंस होने लगे, यानी संघनित होने लगे, इकट्ठा होने लगे। जब ऐसे, मतलब ऐसे मान लीजिए ये गैस डस्ट, ठीक, गैस डस्ट ये सब है, सब ठीक है, ये इकट्ठा हुए, सबसे पहले इस फॉर्म में आएंगे। ये जो गैस डस्ट ये सब है, यानी हीलियम, हाइड्रोजन, इन सब के गैसियस फॉर्म है, वो भी आयोनाइज फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये जो चीज होता है इसको बोलते हैं नेबुला। ठीक, नेबुला होता है, ये नेबुला कंडेंस होता है। ठीक, इसमें थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, ग्रेविटी आती है, कंडेंस होता है, ये किसमें बदलता है, प्रोटो स्टार में, प्रोटो स्टार। ठीक, अभी इसके ये वाली जो अभी हमने बताया था ना, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही थी। ठीक, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी सब क्या है, दूर दूर तक फैले थे, धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण सब पास आए। ठीक, पास आएंगे, मान लीजिए कुछ इस तरह से, मान लीजिए थोड़ा इसको छोटा बना लीजिए। ठीक, ये बन जाता है प्रोटो स्टार। जब ये पास आएंगे, इसका टेम्परेचर क्या होगा, आपस में परमाणु टकराएंगे। ठीक, जो गैसियस, ये यहाँ पे जो हीलियम, हाइड्रोजन ये सब है, आपस में टकराएंगे, थोड़ा सा हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, और फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर, नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक, संलयन की अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और ये बन जाएगा मेन सीक्वेंस या मुख्य तारा, यहाँ पे बन जाएगा। ये प्रोटो स्टार हो गया। प्रोटो स्टार को हिंदी में बोलते हैं आद्य तारा, तो हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, आद्य तारा। ठीक, ये नेबुला फॉर्म में था ये। ठीक, फिर ये बना आपका प्रोटो स्टार। ठीक, प्रोटो स्टार से बनेगा मेन सीक्वेंस, इंग्लिश में बोलते हैं मेन सीक्वेंस स्टार या मुख्य तारा। ठीक, अब ये जब मुख्य तारा बन गया, इसका मतलब ये यहाँ पे अब जो है आपकी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्टार्ट हो गई।
ठीक है, जैसे सन हमारा इस समय क्या है, मेन सीक्वेंस स्टेज में है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन, इसमें क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के परमाणु जो है मिल रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं, और एनर्जी आपकी जो है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसकी भी लिमिट है, इस हाइड्रोजन की भी लिमिट है। इसके बाद ये हाइड्रोजन क्या होगा, खत्म होगा, एग्जॉस्ट करेगा। जब ये हाइड्रोजन खत्म होगा तो ये जो मेन सीक्वेंस तारा है, या आपका क्या हिंदी में बोला था हमने, मुख्य तारा, ठीक, ये किसमें चेंज होगा बताइए, नहीं पता। ये जो आपका जो मुख्य तारा हुआ, ये अब चेंज होगा रेड जायंट यानी लाल दानों में। ठीक, इसके बाद जैसे इसका ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। ठीक, ये जो स्टार बनेगा ये बनेगा आपका रेड जायंट। ठीक है, लाल दानव। ठीक, अब ये लाल दानव, ये मतलब क्या इसमें हो रहा है, अब इसमें हीलियम कार्बन में बदल रहा है। मतलब जितना यहाँ पे लाइट जनरेट हो रही थी उतना तो नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन के खत्म होने के बाद ये हीलियम आपका जो है यहाँ पे उसको लाइट देता रहेगा। हीलियम यहाँ पे कह लीजिए कि हीलियम जो है ये कार्बन में अपना जो है हीलियम मिलके कार्बन में चेंज हो रहा है, प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक, लेकिन इसकी तुलना में क्या है, कम है। ठीक, अब ये रेड जायंट जो है आपका ने लाल दानव, जो बता रहा हूं ज्योग्राफी में आपको बताया नहीं जाएगा ये, लेकिन क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कहां तक हम लोग गए थे, नेबुला, प्रोटोस्टार, स्टार हो गया, मेन स्टार हो गया। मेन स्टार इसको क्या बोलते हैं, मेन सीक्वेंस स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार। ठीक है, मुख्य तारा। ठीक, इसके बाद रेड जायंट बनेगा। ठीक, यानी लाल दानव बनेगा। अब इसके बाद इसकी जब हीलियम भी खत्म हो जाएगा, ठीक, सेंटर इसका सिकुड़ेगा। ठीक, कंडेंस हो, मतलब क्या होगा, सिकुड़ना ही बोलते हैं ना उसको, सिकुड़ेगा। और इसका जो बाहर वाला पोर्शन है, ठीक, उसमें क्या होगा, 3-4 कंडीशन यहाँ पे बनेगी। इसमें एक तरह से कहिए कि विस्फोट होगा। ठीक, अभी हम लोग सिंपल जान लेते हैं। एक यहाँ पे एक विस्फोट होगा, जिसको बोलते हैं नोवा या सुपरनोवा। बोल लीजिए, सुपरनोवा। सुपरनोवा और नोवा। ठीक, यहाँ पे विस्फोट होगा। और क्या होगा, एक ऐसे समझ लीजिए, कुछ ऐसे ऐसे जो है मैटर सब इसका जो है बिखर जाएगा। ठीक, डायग्राम अपने हिसाब से और अच्छा बना लीजिए आप लोग, विस्फोट दिखा दीजिए, यहाँ पे विस्फोट हो रहा है। ठीक, जब ये सुपरनोवा विस्फोट होगा, इसके बाद जो अवशेष बचेगा, ठीक, वो जो अवशेष बचेगा इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो सुपरनोवा होगा ये अवशेष बचेगा, इसको बोलेंगे हम लोग व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ, सफेद वामन, बौना होता है ना, बौना, इसको बोलते हैं श्वेत वामन, श्वेत वामन तारा। ठीक, अब ये श्वेत वामन तारा जो है अंत में जो है, जो इसकी ये चेंज होगा, ये बनेगा ब्लैक ड्वार्फ। ये यहां पर इसको इतनी बात समझ में आई। क्या हुआ, पहले नेबुला था, नेबुला आपका प्रोटोस्टार में बदला, प्रोटोस्टार के बाद जो है आपका
मेन स्टार या मेन सीक्वेंस स्टार बना, मेन सीक्वेंस स्टार के बाद रेड जायंट बना, इसके बाद जो है क्या होगा, सुपरनोवा या नोवा, या सिंपली जो है इसकी ऊपर की लेयर जो है क्या हो जाएगी, हट जाएगी। मतलब ये समझिए कि ये फैल के यहाँ से ये वाला पोर्शन क्या हो जाए, हट जाए। ठीक, उसकी कंडीशन है, मैं अभी बता रहा हूँ कि कब कौन सी कंडीशन, कब नोवा होगा, कब सुपरनोवा होगा, कब केवल ये सिंपल इसकी लेयर हट जाएगी। ठीक है ना, लेकिन मोटा मोटा ये चीजें हो रही है क्या, सुपरनोवा यानी यहां से इस वाली स्टेज से ये क्या जा रहा है, डेथ की तरफ अपनी जा रहा है, मृत्यु की तरफ अग्रसर हो गया। मतलब ये सुपरनोवा या नोवा किसका पार्ट है, हैं? हाँ, बुझते हुए तारे की तरफ जा रहा है, सही बोले हैं आप। ठीक है, तो ये सुपरनोवा, व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, ये सब चीजें हुई। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज समझने की बात है कि ये जो रेड जायंट है, यानी जब ये विस्फोट हुआ, ये विस्फोट जो है, ये तारा जो स्टार है, इसका आकार कैसा है, यानी इसका मास कैसा है, द्रव्यमान कितना है, इस पे निर्भर करेगा। यदि कोई मान लीजिए सिंपल जो है सन लाइक स्टार है, ठीक, ये मान लीजिए क्या है, सनलाइट, ये जो आप सीक्वेंस है इसको ये लिख लीजिए कि ये सनलाइट स्टार है, सूर्य के समान कोई तारा है, तो उसके साथ ये परिघटना पूरी हो जाएगी। ठीक, ये हो गया आपका सनलाइट स्टार। सनलाइट स्टार का मतलब क्या हुआ कि सन के द्रव्यमान के आकार का, या सन के द्रव्यमान के बराबर का द्रव्यमान, या उससे, ठीक है, तो उसमें ये घटनाएं होंगी। सिंपल ये बनेगा आपका जो है व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, इस तरह से बदल जाएगा। ठीक है, यहां पर जो ये जो विस्फोट हो रहा है, ठीक, विस्फोट होने के बाद ये कुछ एक अवशेष बच रहा है, ये जिसको हम लोगों ने यहां पर क्या बोल दिया, व्हाइट ड्वार्फ बोल दिया। ये अवशेष बच रहा है, इस अवशेष को हमने व्हाइट ड्वार्फ बोल दिया। लेकिन सपोज करिए कि इस विस्फोट के बाद, ठीक, इस विस्फोट के बाद जो है एक चंद्रशेखर लिमिट का नाम आप लोग सुने हैं, चंद्रशेखर लिमिट नहीं सुने होंगे। ठीक, देखिए मान लीजिए कि सन का जो सन है, सूर्य है, ठीक, इसका मास है, जो इसका जो मास होता है उसको बोलते हैं सोलर मास, सोलर मास यानी सौरिक द्रव्यमान। ठीक है, सोलर मास हो गया। अब ये जो यहाँ पे जो तारा जो टूटा, ठीक, यानी विस्फोट के बाद जो शेष बचा, ये यदि सोलर मास यानी सूर्य के द्रव्यमान से, ठीक, 1.44 गुना, ठीक है, गुना लिख लीजिए, ठीक, टाइम्स जो है, यदि ये जो टूटा, जो यहाँ पे विस्फोट होने के बाद जो ये शेष बचा, यदि सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होगा, ठीक, ये लिमिट, ये जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना है, इसी को जो बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। एस चंद्रशेखर थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये बताया था कि कोई तारा जो है जब यहाँ पे सुपरनोवा के बाद जो उसका क्या, किस रूप में वो चेंज होगा, 1.44 गुना, मतलब जो है ये जो शेष बचा द्रव्यमान, ठीक, इसमें 3 कंडीशन बेसिकली बनेगी। देखिए, यदि इसका जो द्रव्यमान है, किसका, इसका, यदि 1.44 गुना से जो है क्या है, कम है, ठीक, एक ये कंडीशन बनी। जब ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये जो विस्फोट हुआ, ये वाला जो है, ये रिमिनेंट जो है किसमें बदल जाएगा, इसको ऐसे बना लीजिए, ये व्हाइट ड्वार्फ में जाएगा, ठीक। पहली कंडीशन, जब इसका द्रव्यमान 1.44 गुना से कम है तो ये तारा किसमें बदल जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ में। अब दूसरी कंडीशन, यदि ये जो शेष बचा है सुपरनोवा के बाद या नोवा के बाद, ठीक है, तो ये मान लीजिए क्या हुआ है, 1.44 से 3 गुना तक है, ठीक, 1.44 से बड़ा है और अप टू 3 गुना
ऑफ जो है सोलर मास कर लीजिए, ठीक है, सोलर मास। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो आपका इस तारा है ये किसमें बदल जाएगा, बदल जाएगा न्यूट्रॉन तारा में। न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर, ठीक है। जो ब्लैक होल में बदलेगा जो 3 गुना से अधिक होगा, 3 गुना से माने जिस इस रिमिनेंट का मास मास जो है सोलर मास का से 3 गुना अधिक होगा, वो जो है किसमें बदल जाएगा, ब्लैक होल में, ठीक है। ये कंडीशन है इसमें, ये आपको इतनी ये बात समझ में आई, समझ में आई, ठीक। ये जो देखिए ये जो नोवा सुपरनोवा या सिंपल मैंने ऊपर लिखा था, तो इसका ये मतलब था कि जैसे जब सिंपल स्टार होगा, कोई सनलाइट स्टार होगा, तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट नहीं होगा, उसमें सिंपल जो है उसके ऊपर का मतलब जो ये है ऊपर वाला पोर्शन हट जाएगा, एक बीच का जो उसका कोर है वो रिमिनेंट के रूप में बचेगा। जो सन के मास से मतलब जो ये वाली कंडीशन है ना, ये जब रिमिनेंट ही आपसे 3 गुना से अधिक 1.5 गुना से अधिक बच रहा है, इसका मतलब कि वो सूर्य से बहुत बड़ा है, ठीक। तो जब सूर्य से बहुत बड़ा होगा माने बहुत मैसिव माने लार्ज स्केल का स्टार होगा, तो उसमें जो है क्या होता है, सुपरनोवा जो है विस्फोट होता है, ठीक है ना। देखिए ये जो 1.44 की लिमिट है, इसको हिंदी में लिख लीजिए, 1.44 सौरिक द्रव्यमान यानी सोलर मास को जो है चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, ठीक। हाँ लिख लीजिए 1.44 टाइम जो सोलर मास है या सौरिक द्रव्यमान है, इज कॉल्ड क्या कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट। इन्होंने क्या बताया था इस द्रव्यमान से, यानी कि जो अवशेष होगा सुपरनोवा या नोवा विस्फोट के बाद, वो यदि इस द्रव्यमान से कम होगा या इस द्रव्यमान तक होगा, तब तो वो व्हाइट ड्वार्फ रहेगा, तब तो वो क्या रहेगा, व्हाइट ड्वार्फ रहेगा। ये व्हाइट ड्वार्फ यदि वो इससे ज्यादा हुआ 1.44 से, ठीक, तो वो फिर न्यूट्रॉन पल्सर या ब्लैक होल में बदलेगा। अब एक से ज्यादा हुआ तो ये दो कंडीशन क्या हुआ, यदि इनके 1.44 से 3 गुना के बीच में होगा, न्यूट्रॉन और पल्सर में बदलेगा, यदि 3 गुना से अधिक होगा तो ब्लैक होल में बदलेगा। इतना जान लीजिए, इससे ज्यादा आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, इसमें फिर अब मैं सबका अलग अलग डायग्राम बनाऊं फिर उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इतना आपके लिए बहुत है। देखिए पढ़ने का दो तरीका हो सकता है, एक तो शांति से पढ़िए या तो क्लास में ही याद कर लीजिए, ठीक। तो मेरा मानना ये रहता है कि क्लास में ही आप याद कर लीजिए। इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं कोई चीज समझ में आ रही है फिर से पूछिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ये जो न्यूट्रॉन स्टार है, इसमें क्या हुआ, न्यूट्रॉन स्टार में ये समझ लीजिए इसमें कि जो विस्फोट होने के बाद जो है जो स्टार बचा, इसमें यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन का मतलब कह लीजिए कि जो है चारों तरफ उसके क्या कर रहे हैं, उसका जो इन्वायरमेंट है वहां पे न्यूट्रॉन से वो जो है रोटेट कर रहे हैं, ठीक। वही रोटेशन मतलब इसका मोशन जो है इस स्टार का जो शेष बचा है, ठीक, वो यदि बहुत तेज होता है तो उसको हम लोग पल्सर बोलते हैं, ठीक। अब इसमें आ जाइए, ये जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल क्या होता है, स्टार के बारे में समझ में आया, चलिए बताइए क्या समझ में आया, स्टार में जो जो पढ़ा आप बताइए, बेशरम होके बताइए। फायदा ले मतलब स्टूडेंट को मतलब शर्म नहीं होनी चाहिए कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे ये जो बेशर्म हुआ वही सक्सेसफुल होगा,
स्टूडेंट मतलब एक विद्यार्थी की सबसे अच्छा गुण यही होता है। उससे पहले से बताइए, देख के नहीं, वो तो मैं भी बोल दूंगा फिर। अरे वहां से बताइए, चलिए आप बताइए स्टार क्या होता है, यहां से बताइए। ठीक, स्टार हो गया, चलिए ठीक है, सब लोग समझ मतलब थोड़ा समझ में आया। स्टार है, स्टार क्या होता है, जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है, यानी खुद अपनी एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है, यानी उत्सर्जित करता है। वो ऊर्जा या एनर्जी कैसे उत्सर्जित करता है, उसके अंदर नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। उसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलके हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और बहुत सारी एनर्जी जो है जनरेट करते हैं। ठीक, अब लाइफ ये तो हो गया मतलब सिंपल से स्टार के बारे में। फिर हमने बोला स्टार की लाइफ साइकिल, तो स्टार क्या मतलब कोई भी चीज जाए, अर्थ के बारे में भी बताएंगे तो इसी तरह से बनेगा। कोई भी स्टार जो इसी तरह से जनरेट होगा कि पहले क्या हुआ, गैसियस या डस्ट है, उसको नेबुला उसको कहते हैं। वो नेबुला में ग्रेविटी आदि के कारण जो है फिर और वो संघनित हुआ, कंडेंस हुआ, तो वो प्रोटो स्टार में बदलेगा। अभी तक यहाँ पे नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो रही है। इसके बाद और उसमें कंडेंसेशन हुआ या कंडेंस हुआ, तो वो किस में बनेगा, मेन सीक्वेंस स्टार में बदलेगा। ये बदलने का मतलब है कि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, यानी अब ये जो हमारा सन है वो इसी स्टेज में है। हाँ, वर्तमान में ये मेन सीक्वेंस स्टेज में है। धीरे धीरे क्या होगा, इसका हाइड्रोजन खत्म होगा। ठीक, हाइड्रोजन खत्म होगा। अब जो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो हीलियम जो है क्या होगा, कार्बन में चेंज होगा। ये वाली जो रेड जायंट की मतलब स्थिति होती है, रक्त दानव। ठीक, ये जब सब ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये ऊपर अंदर मतलब जो है क्या होगा, संकुचित होगा। ऊपर वाली लेयर क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब ये लेयर देखिए, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंडीशन बन रही है। क्या कॉम्प्लेक्स बन रही है, एक सिंपल लेयर हट गई, व्हाइट ड्वार्फ में बदल गया, फिर ब्लैक ड्वार्फ में चला जाए। वो कौन सा होगा, जब सूर्य के समान कोई तारा होगा, जितना बड़ा सूर्य है उस तरह का तारा है, उसमें कोई नोवा या सुपरनोवा विस्फोट नहीं होगा। ठीक है, वो सिंपल इसमें व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा तारा होगा, जैसे सूर्य से 10 गुना 12 गुना बड़ा होगा, उसमें क्या होगा, इस जगह पे सुपरनोवा या नोवा विस्फोट होगा। ठीक, सुपरनोवा विस्फोट होगा। जब यहाँ पे विस्फोट होगा देखिए, तो यहां से भी क्या होगा, बहुत सारे डस्ट गैसियस पार्टिकल निकलेंगे। वो फिर जो है नेबुला का काम करेंगे, वो फिर से किसी तारे या ग्रह के निर्माण के लिए जो एक पदार्थ का काम करेंगे। ठीक है, ये सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो अवशेष बचा, शेष बचा, रिमिनेंट बचा, वो यदि क्या है 1.44 गुना से कम है, तो ये आपका व्हाइट ड्वार्फ वाली कंडीशन मतलब रहेगी। यदि 1.44 से 3 गुना है तो न्यूट्रॉन या पल्सर बनेगा। यदि 3 गुना से भी अधिक है तो ब्लैक होल में बदलेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ये आपका स्टार के बारे में रहा। अब बताइए, इसमें एक वर्ड आया ब्लैक होल। क्या होता है, समझ में आ रहा है आपको, क्या होता है ब्लैक होल? नाम तो सुना, नाम तो सुना, ग्रेजुएशन सब लोग कर चुके हैं ना, तो नाम तो सुना ही होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में ब्लैक होल के बारे में कुछ तो सुना होगा ना, तो जानते होंगे उल्टा सीधा कुछ भी। जानते सब लोग हैं कुछ नहीं, लेकिन अब शर्माना नहीं छोड़े। देखिए, ये भी क्या मतलब हुआ क्या यहाँ पर, ये था यही। ठीक है, जो ब्लैक होल होता है, यहाँ पे जो है ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि जैसे यूनिवर्स हमारा एक टीनी मतलब जो आप सिंगुलर पॉइंट से कहे थे कि बड़ा सा जो है क्या बना, यूनिवर्स बना, ब्रह्मांड बना।
ये वहां पे यहाँ पे जस्ट रिवर्स कंडीशन हो रही है। ये जो बड़ा सा मतलब शेष था और शेष था, ये ग्रेविटी के कारण जो है कहाँ पे जा रहा है, सिंगल पॉइंट में जा रहा है। इस सिंगल इसको बोलते हैं सिंगुलरिटी। ठीक है, सिंगुलैरिटी। ठीक, मतलब कि ये किसी स्टार का एक छोटे से पॉइंट में बदल जाना, वो क्या होती है, सिंगुलैरिटी होती है। एक सिंगल पॉइंट बदल जाना, वहां पे क्या हो रहा था, एक सिंगल पॉइंट से चीजें क्या हो रही थी, एक्सपैंड कर रही थी। तो इसका मतलब क्या होगी, ब्लैक होल जो है एक इसका पार्ट है, डेथ स्टार का ही पार्ट है, मतलब खत्म होते तारे का। ये जो रिमिनेंट था, ये धीरे धीरे क्या, इसकी ग्रेविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा। ग्रेविटी लिख लीजिए इनफाइनाइट, अनंत लिखिए। जो है जब कोई नापा थोड़ी नहीं जाएगी कितनी ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी बहुत ज्यादा। अब ये क्या होगा, जब ग्रेविटी बहुत ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट, मतलब एकदम छोटा होता जाएगा, कंट्रैक्ट होता जाएगा। ठीक है, अब ये एक सिंगल पॉइंट में चला जाएगा। ये इतनी ज्यादा इसकी मतलब ग्रेविटी होती है कि इवन ये लाइट को भी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब एक जगह ये कंडेंस होता चला गया तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ये भी इनफाइनाइट होगी। मास क्या होगा, ठीक है ना, आप ही लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि गलत होगा तो मैं नहीं जानता। स्मार्ट हो गए आप लोग जो है। देखिए अब मुझे क्या पढ़ाने की जरूरत है, आप लोग खुद ही बता रहे। किताबों में नहीं मिलेगा ये लिखा हुआ कि वॉल्यूम स्मॉल हो जाएगा, टेम्परेचर वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये सब नहीं लिखा। तो अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे जो है ना, कुछ भी आएगा इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, इससे अपने बाहर नहीं जाने देगा। टाइम स्पेस सब गायब हो जाएंगे। अब सोचिए यूनिवर्स का हमारे जो है खात्मा हो, यानी अंत हो, तो कैसे होगा। इसी रिवर्स जो चीजें हुई हैं उसका रिवर्स होगा। यहां से चीजें एक्सपैंड हुई थी, अब यहीं से मतलब चीजें फिर जो है रिवर्स चली जाएंगी। ठीक, अब ये इसकी जो ब्लैक होल है, ठीक, इसकी जो जहां तक इसका मतलब सीमा होती है उसको हॉरिजन बोलते हैं। जहां तक ये जो है उसके अंदर यदि कोई पार्टिकल या कोई चीज आ जाए तो उसको क्या कर ले, वो एब्जॉर्ब कर ले, तो वो हॉरिजन होता है एक तरह से, उसको हॉरिजन बोलते हैं। ठीक है, होराइजन मतलब कर ली। ठीक, तो कुल मिला के ब्लैक होल क्या होता है, इनफाइनाइट ग्रेविटी, इनफाइनाइट मास और डेंसिटी का जो है होता है, सबको इवन लाइट तक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लिख रहे हैं आप लोग, कैसे लिख रहे हैं, डायग्राम कहाँ, बड़ा बड़ा डायग्राम बनाइए। अच्छा अच्छा, इसके बाद जाके, अच्छा इसके बाद लिखेंगे जाके आप। ये देखिए दूर दूर लिख रही हैं, इस तरह से लिखिए दूर दूर। क्या हुआ, मास्टर आगे कॉपी चेक कर रहा है। लिखवा दूं क्या इसको थोड़ा कुछ, ब्लैक होल तो कुछ, ब्लैक होल में तो कुछ है ही नहीं, लिखिए ब्लैक होल जो है, नहीं समझ में आया आपको। अरे अरे बताइए, उनको बताने दीजिए, आप लोगों को दबाव में क्यों ले रही हैं। बताइए। हम्म,
इससे ज्यादा जो है ना साइंटिफिक ब्लैक होल के बारे में कोई बता ही नहीं सकता। जितना आपने बता दिए ना अच्छे अच्छे जो है, जो एस सुब्रमण्यम साहब जो थे चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दी थी, वो भी बताते थे इतने जितने पॉइंट को आपने यूज किया है ना, इतना नहीं यूज करते। क्लियर है ये बात? इसमें देखिए अच्छा कुछ लिखाने लायक तो मुझे समझ में नहीं, इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें कुछ है नहीं लिखाने लायक ना, लिखवाते हैं। चलिए एक बार समझ लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं लिखते हैं। ब्लैक होल हो गया, तारे की स्टार आने तारे सितारे की कहानी समझ में आ गई। सितारा कौन बोला था अभी, क्या नाम है आपका? भावना, ठीक है स्टार। अब देखिए स्टार हो गया, गैलेक्सी हम लोगों ने पढ़ा, स्टार पढ़ा, ठीक। एक होता है तारामंडल, लिखिए तारामंडल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नक्षत्र या तारामंडल क्या बोलते हैं? कंस्टलेशन, ठीक है। तारामंडल क्या होता है? तारामंडल ग्रुप ऑफ स्टार तो गैलेक्सी भी था। ठीक, ये ग्रुप ऑफ स्टार है जो एक विशेष आकृति बनाते हैं, शेप बनाते हैं, ठीक। ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म अ स्पेशल टाइप ऑफ शेप, ठीक, जो किसी देवता की हो सकती है, किसी पशु की हो सकती है, किसी जो है जो भी है। क्या होती है स्पेलिंग? डबल एल होता है। ठीक, कंस्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक। अब उसमें से जो है, अच्छा हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं तारामंडल को? आप लोग रहोगे तारामंडल क्यों पढ़ना? अभी इन्होंने सप्तऋषि का नाम लिया ना, तो सप्तऋषि का एक इंपॉर्टेंस है। क्या है इंपॉर्टेंस उसकी? डायरेक्शन हम उससे पता करते हैं। जैसे आज जो है नॉर्थ साउथ मान लीजिए मैग्नेटिक वो है सब पता चल जाता है। पहले जो है पुराने समय में जो डायरेक्शन का पता करना होता था, तो एक जो है ध्रुव तारा होता है, पोल स्टार, और ये आपका जो सप्तऋषि जो होता है उसके माध्यम से हम लोग जो है डायरेक्शन का पता लगाते थे। कैसे लगाते थे? यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है इसके डायरेक्शन के बारे में। ये हम लोग लगता है ना कि सप्तऋषि के बारे में क्या मतलब जो है, खैर तो ये आप लोगों ने लिखा है कि स्पेशल शेप बनाते हैं, ठीक। अब उसमें जो सप्तऋषि तारामंडल है ना, तो सप्तऋषि तारामंडल ऐसे देखिए इस तरह से होता है। 7 तारे होते हैं, ये 4 हो गए, इस तरह से जो है 7 तारे हैं सप्तऋषि में, ठीक। क्लियर है? तो तारामंडल चल ही रहा है। ये किस तरह की आकृति हो गई, ठीक। इसी तरह से करीब आपके जो तारामंडल हैं 88 तारामंडल हैं हमारे, उसमें जो अब तक जो बताया गया है 88 तारामंडल है। उसमें जैसे सप्तऋषि है, ग्रेट बियर है,
और ओरियन है, इस तरह से बहुत सारे हैं, 88 हैं। ठीक, हमें यहाँ पे फिलहाल जो है सप्तऋषि से मतलब है। ठीक, और सप्तऋषि से मतलब है, और हम कैसे डायरेक्शन पता करते हैं इससे मतलब है। ठीक, अब देखिए एक तारा होता है पोल स्टार, जो कहां पर होता है, अर्थ कैसी है, मतलब वो ये जैसे देखिए ये अर्थ है। ठीक, ऐसे कुछ जो है टिल्ट है 23.5 डिग्री। ठीक, ठीक है, ये टिल्ट है इस तरह से। अब इसी एक्सिस के इधर पर जो है काफी दूरी पर जो है एक क्या होता है, पोल स्टार होता है। ठीक, जो इस समय पोल स्टार है उसका नाम है पोलेरिस। क्या नाम है, ये जो पोल स्टार है उसका नाम है पोलेरिस। वर्तमान में जो है वो क्या है, पोलेरिस है। वो क्यों आ जाता है अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ का जो है नॉर्थ एक्सिस है, ये साउथ, मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक, ये नॉर्थ वाले पोर्शन पे जो है एक जो है आपका स्टार है पोलेरिस है, वो कहाँ पर है, इस एक्सिस के एकदम सीध में है। ठीक, अब जब हमको पता करना होता है, सपोज करिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ नहीं पता करने का डायरेक्शन, तो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये सप्तऋषि तारामंडल को ढूंढते हैं। क्लियर है, कैसे ढूंढते हैं, वो दिखाई जब भी देता है आकाश में, सुबह कब दिखाई देता है, भोर के समय में, रात में दिखाई देता है, जितना मुझे नहीं दिखता है, रात में दिखता है। ठीक, जब रात में सबसे पहले इस सप्तऋषि तारा को ढूंढेंगे, मिल गया, सपोज करिए आपको कि इस तरह से आकृति बनाता हुआ मिल गया। अब उसके बाद जो है जब सप्तऋषि को ढूंढ लेंगे तो इन दो तारों को ढूंढेंगे। इनके जो ये चम्मच की आकृति का ये कुछ दिख रहा है ना, कुछ इस तरह से, ये जो लास्ट के जो तारा हैं इनको बोलते हैं संकेतक तारा, यानी इंडिकेटर स्टार। ये जो दो तारे हैं, ठीक है, इन्हीं के सीध में बहुत दूरी पर जो है क्या होता है, पोलेरिस होता है, पोल स्टार या पोलेरिस। ठीक, ये जो स्टार है पोल स्टार है। ठीक है, अब यहां से हमने इसको देखा, हम अर्थ पे तो हम कहां पे घूम रहे हैं हमें पता ही नहीं है, हमें क्या पता कि ये पोल से हम किधर पे हैं, कैसे हैं, है ना। तो हम सबसे पहले तारामंडल को देखेंगे, इस सप्तऋषि को। सप्तऋषि में ये जो एक इधर आकृति ऐसी बन रही होगी, पीछे वाले में ये दो तारे होंगे, इनसे सीध में ऐसे देखेंगे काफी दूरी पर जो है क्या दिखाई देगा, एक स्टार चमकता हुआ, वो होगा पोल स्टार या पोलेरिस होगा। यहां से हम जानते हैं कि पोल स्टार कहां पर है, नॉर्थ में है, नॉर्थ एक्सिस में है। वो जहां पे वो डायरेक्शन दिखाई देगी हम उसको मान लेंगे कहाँ है वो। समझ में आई बात, इसको बना लीजिए और अपनी भाषा में लिख लीजिए, समझ में आ गया तो। आपको समझ में आया पीछे, देखिए इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बता दे रहा हूं, तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा। देखिए, पर्सन स्टूड, क्वेश्चन सुन लीजिए, पर्सन स्टूड एलोन इन अ डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट। ठीक, यानी एक व्यक्ति जो है अकेले जो है किसी मरुस्थल में जो है खड़ा है। ठीक, एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज, और अपने गांव पहुंचना चाहता है।
विच वॉज सिचुएटेड 5 किलोमीटर ईस्ट, जहां भी वो खड़ा है उससे 5 किलोमीटर क्या है, पूरब में है, ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द डायरेक्शन बट ही लोकेटेड द पोल स्टार, लेकिन वो पोल स्टार को देख ले रहा है कि पोल स्टार है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे नाउ टू रीच हिज विलेज इज टू वॉक इन द डायरेक्शन, मतलब वो पोल स्टार को देख लिया, मतलब जितना मैंने बताया उससे कम ही अभी है, वो यहाँ पे कहीं पे घूम रहा है, ठीक, जहां पे भी है इसको नहीं बताया गया कि कहाँ तुम हो, लेकिन जो प्रश्न कर रहा है उसको पता है, दूसरे व्यक्ति को पता है कि ये कहाँ खड़ा है, तो इसका घर जो है इधर पे कहीं पे है, सॉरी इधर पर है घर, ठीक, ईस्ट साइड में है। ये अननोन है, इसको नहीं पता है कि कहाँ इसका घर है, ठीक, लेकिन ये 5 किलोमीटर ईस्ट में है, ठीक। अब ये लेकिन पुराने समय का आदमी है, स्टार उस्टार सप्तऋषि पोल ये सब जानना, पोलेरिस यानी ध्रुव तारा वगैरह के बारे में जानता है, इसको ये पता है कि ध्रुव तारा जो है कहाँ पर है, नॉर्थ में है। अब इसका घर इधर है ना, तो अब क्या करेगा वो, क्वेश्चन देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया है, ठीक। द मोस्ट कन्वीनियंट वे नाउ टू रीच हिज विलेज इज टू वॉक, डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार की तरफ जाए, डायरेक्शन अपोजिट टू द पोल स्टार के अपोजिट जाए, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार ऑन हिज लेफ्ट, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज राइट, क्या होगा, तो फिर कहाँ चला जाएगा, ऐसे मान लीजिए पोल स्टार को ऐसे देख, लेफ्ट में रखेगा पोल को, राइट में जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए इस पे, ठीक है, ये आपका यूपीएससी के प्री में 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, तो इसलिए इसको आपको जो है, मतलब ऐसे इनकी ये जब तक ये नहीं समझेंगे आप तब तक कैसे बता पाइएगा। कुछ और भी क्वेश्चन, अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अब इतना समझने के बाद जो है आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा किसी भी लेवल पे पूछेगा, ठीक है। तो क्या था ये, पोलेरिस स्टार यहाँ पे नॉर्थ एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पर ये यहाँ पे पोलेरिस, इन दो जो इनको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर स्टार या संकेतक तारा, इनके उसमें क्या होता है, ये सीध में पोलेरिस होता है, ये दोनों को हम कोरिलेट करेंगे कि ये नॉर्थ एक्सिस मतलब नॉर्थ में होता है, तो यहाँ से जो हम पता करेंगे ये नॉर्थ में होता है, और फिर जो है डायरेक्शन पता कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में कुछ कुछ चीजें, अच्छा ये जो स्टार होते हैं या जो ग्रह होते हैं, इनकी दूरी कैसे मेजर की जाती है, क्या होता है लाइट ईयर, हम्म हम्म अच्छा ये इतना जो करवाया हूं, इसको लिखाने की जरूरत है क्या, मुझे नहीं लगता है इसको लिखाने की जरूरत है, यदि ये पॉइंट आप समझ गए हैं लिखवाने की जरूरत नहीं है। देखिए लिख लीजिए, जो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी या मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द, क्या बोलेंगे, आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी कर लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी, ठीक, प्रकाश वर्ष में नाप मेजर की जाती है, मापी जाती है, ठीक। जो एक प्रकाश वर्ष होता है
प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है। डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर, तो कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला? साइंस बैकग्राउंड के कितने लोग हैं? क्या जिनको साइंस, जो नहीं साइंस बैकग्राउंड के नहीं, उनको ये नहीं पता होना चाहिए है? तो कैलकुलेट करिए जरा, तो देखें कितने आप लोग पढ़ाई किए हैं। देखिए दूरी बराबर होता है, क्या होता है? समय गुणे चाल। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, ये मेजर की जाती है। इसी तरह से एक होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, वो क्या होती है? ये तो हो गया लाइट, प्रकाश वर्ष हो गया। ठीक, प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं दूरी, जो ग्रहों के बीच की दूरी या दो स्टार के बीच की दूरी। ठीक है, इसी तरह से जो है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या हिंदी में क्या बोलेंगे? खगोलीय इकाई, है ना? तो वो होती है जो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है। ठीक, वो जो है आपकी क्या होती है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल यानी AU बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, तो अब जैसे क्या होगा कि जब हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे या कोई और चीज पढ़, मतलब उसमें जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो या तो लाइट ईयर में बता देंगे, या तो बोल देंगे कि मान लीजिए 50 AU, 50 AU। तो इसका मतलब हुआ कि 50 AU का मतलब हुआ कि सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी 50 गुनी डिस्टेंस। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी? ठीक, यूनिट पढ़ लिया। और कुछ बस इतना ही तो हम लोगों ने चित्र में बताया था ना शुरू में, गोला गोला जब बना रहे थे, तो ये बना रहे थे ये वाला गोला, और कुछ बताया था। एक तारामंडल हमने उसमें नहीं चर्चा की थी, एक्स्ट्रा बता दिया गया तारामंडल। ठीक, अब हम लोग इसमें आ जाते हैं कहाँ पे? सोलर सिस्टम पे। ये अभी तक हम लोग यूनिवर्स पढ़ रहे थे, अब आ गए सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम क्या होता है? तो उससे क्या हो जाएगा? सिस्टम कैसे बना वो? हाँ। कोई नहीं, जो मन आ रहा बोलिए, तभी तो फिर जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, तब फिर आपको रिलेट करेंगे, फिर उसको याद हो जाएगा। क्लास में हमको जो है याद करके निकलना है। ठीक है ना, लर्न एकदम पूरा होना चाहिए। इसके बाद जाके नोट्स नहीं पलटना है। जैसे मैं अभी 10 मिनट बाद पूछूं कि स्टार कैसे बना, तो आप उसको बता ले जाओ। ये तरीका होना चाहिए पढ़ने का।
देखिए सोलर सिस्टम क्या है, एक सूर्य है, ठीक, जो उसका जो है क्या है, सूर्य इस सिस्टम के केंद्र में है, इसके चारों ओर बहुत सारे ग्रह यानी 8 ग्रह, बहुत सारे उपग्रह, बहुत सारे एस्ट्रॉइड या अन्य जो है सेलेस्टियल बॉडी है ना, वो क्या कर रही है, इसका जो है चक्कर लगा रही है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ जो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। क्यों रिवॉल्व कर रही है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ने कि सन के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अंतर्गत बहुत सारे ग्रह यानी बहुत सारे का मतलब 8 ग्रह, बहुत सारे उपग्रह, बहुत सारे एस्टेरॉयड, कॉमेट, उल्कापिंड, ठीक, जो भी नाम ले सकते हैं, या कुछ भी अन्य आकाशीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी जो है क्या कर रही है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही हैं, और ये सभी मिला के क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। लिख लीजिए। हो गया। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में क्या है आपने बताया, सन है, सन के अराउंड जो है क्या कर रहे हैं, सन है, ठीक, सन क्या है, एक स्टार है, इसके चारों तरफ जो है क्या कर रहे हैं, प्लेनेट, प्लेनेट्स जो है यानी ग्रह जो है क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले जानिए कि ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है, स्टार और प्लेनेट यानी जो ग्रह होता है और तारा होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। तारा आपने बताया कि वो खुद अपनी एनर्जी, स्वयं अपनी एनर्जी को क्या करता है, जनरेट करता है, और जो ग्रह होता है यानी जो प्लेनेट होता है, ठीक, जो वो चमकता है, क्यों चमकता है, सन से लाइट आती है और उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसी रिफ्लेक्शन से वो चमकता है, इनकी खुद की अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती है, ठीक। सन है, ठीक, सन के अलावा जो बहुत सारे क्या हैं, ग्रह हैं, ठीक, इनका नाम जानते हैं आप लोग। मान लेते हैं सन है, ठीक है, बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक, फिर इसके अलावा क्या है, बहुत सारे एस्टेरॉयड हैं, ठीक, बहुत सारे क्या हैं, कॉमेट हैं, बहुत सारे क्या हैं, मेटेओर्स से मेटेओराइट्स हैं, ठीक, और अन्य भी कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है जो इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चक्कर इसका लगा रहे हैं। अब बताइए सबसे पहला जो सूर्य के पास में जो सबसे पहला ग्रह है वो कौन सा है, सबसे पहले तो सन है, ठीक, फिर ये क्या है, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ,
फिर कहाँ चला गया? प्लूटो। प्लूटो के बाद क्या आएगा? या यहाँ पे एक और आता है, एस्टेरॉयड कहाँ पर है? जी आप लोगों ने बोला एस्टेरॉयड भी हैं, ये सब जो है सब चक्कर लगा रहे हैं। एस्टेरॉयड कहाँ पर है? यहाँ पर। ये कर लीजिए एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टर एस्टेरॉयड बेल्ट। यहाँ पे क्या है? बहुत सारे रॉकी मतलब जो है, जो आपके वो पाए जाते हैं, पिंड पाए जाते हैं, ठीक है, पथरीले पिंड, ठीक, रॉकी। ये जो है आपका यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट। एक बेल्ट यहाँ भी पाई जाती है, क्या नाम है इसका? देखिए इसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, या कूपर बेल्ट, जो भी लिख लीजिए, क्यूपर बेल्ट। ये वाली जो है मतलब ये आपका सन हो गया। सन के बाद ये आप लोगों को नाम याद ही है। लास्ट में जो आपका क्या है? क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट, ठीक। इसी क्यूपर बेल्ट में जो है आपका कौन है? प्लूटो है, ठीक है। इसी में प्लूटो जो है, हाँ मतलब क्यूपर बेल्ट है। अब देखिए ये क्या है? सूर्य से बहुत दूरी पर है ना, 50 से 100 या 200 के एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस में फैला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि 30 AU है, तो ये 30 से लेके 50 AU की दूरी पर जो है ये आपकी क्यूपर बेल्ट पाई जाती है, ठीक। इस क्यूपर बेल्ट के बाद क्या होता है? यहां तक तो आप याद ही रखिए, ठीक। इसकी भी लिमिट खत्म होगी, हालांकि लिमिट इसकी बढ़ाई जा सकती है। बढ़ गई ना लिमिट? बढ़ गई। अभी इसके बाद जो है इधर पे है ना, ओल्ट क्लाउड होता है। ओल्ट क्लाउड्स। ओल्ट क्लाउड के बाद जो है सोलर सिस्टम की लिमिट खत्म हो जाती है। इसका मतलब कह लीजिए कि अपने सन की जो लिमिट है ओल्ट क्लाउड है, ओल्ट क्लाउड के बाद ही मतलब इसका जो, ये तो डिस्टेंस बहुत दूर है ना। यहाँ पे लगभग ओल्ट क्लाउड के बाद इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है खत्म हो जाता है, फिर दूसरे किसी जो है तारे का जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। ये मोटी मोटी बातें रही। अब देखिए जो क्यूपर बेल्ट है इसमें ये सब क्यूपर बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट, ओल्ट क्लाउड, ये सब कैसे बने? कैसे बने होंगे? जब सन बना होगा, सन बना होगा, फिर इसके बाद ये ग्रह, इसी के जो नेबुला थी, नेबुला बताया गया आपकी कॉपी में, क्या बताया गया बताइए? वही नेबुला हो गया, ठीक। नेबुला फिर वो डिस्क शेप में बना होगा, बीच में सेंटर में जो है आपका सन हो गया होगा, उसके जो शेष अवशेष रहेंगे ये ग्रह वगैरह ये सब बन गए होंगे, प्लेनेट्स वगैरह, ठीक। और जो बाहर छिटक गए वो क्या हो गए? क्यूपर बेल्ट में आ गए। कुछ जो है यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट में आ गए, ठीक। ये जो बताना मैं ये चाह रहा था, जैसे जैसे यहाँ से आप दूर जाएंगे इधर क्या है, टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा, सन से दूरी कम होती है। इधर जो यहाँ पे क्यूपर बेल्ट में जो पिंड हैं, ठीक, या उससे इधर जो है वो क्या होंगे? आइस के फॉर्म में होंगे, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे जो पाए जाएंगे आइसी होंगे। इवन ये आपके जो बाद वाले ये सैटर्न यूरेनस हैं, ये भी जो है आइसी फॉर्म, मतलब आइस के रूप में यहाँ भी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। ये नाम लिख लीजिए क्यूपर बेल्ट, ठीक। इसको लिख लीजिए, ये ट्रांस नेपच्यून मतलब रीजन में जो है पाया जाता है क्यूपर बेल्ट, ठीक है।
ट्रांस नेपच्यून रीजन में जो है क्यूपर बेल्ट पाया जाता है। इसी रीजन में जो इसमें क्या है, बहुत सारे जो है ये ओल्ट क्लाउड, OORT, ओल्ट क्लाउड बोलते हैं इसको। देखिए ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि ये क्यों, मतलब मुझे पता था इनका नाम बता दिया। अभी जब हम लोग जो मेटेओर्स, एस्टेरॉयड ये सब पढ़ेंगे है ना, तो या कॉमेट पढ़ेंगे तो वहां पे इनका यूज आएगा, इसलिए बताया है। ठीक है, ये तो आपसे क्यूपर बेल्ट तो कभी भी पूछा जा सकता है। जो क्यूपर बेल्ट में जो पाए जाते हैं, जो ये आकाशीय जो पिंड होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, थोड़ा सा जो है आइस फॉर्म में होंगे, आइसी होंगे, रॉकी होंगे, ठीक है, गैसियस स्टेज में होंगे। ठीक, जो ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये जो यहाँ पर क्या है, ये एकदम से जैसे अर्थ टाइप की जो रॉक होती है ना, उस तरह के ठोस मतलब रॉक हैं, प्लस उनमें कुछ मिनरल्स वाली भी रॉकें हैं, है ना, आयरन रॉक मतलब कह सकते हैं, क्या कहेंगे उसको, मिनरल रॉक, ठीक है ना, खनिज और चट्टानों की बनी हुई रॉक यहाँ पे मतलब पिंड पाए जाते हैं। ये वाले जो क्या हैं, ये आइस, गैस, डस्ट, इन सब से बने हुए हैं इधर वाले क्यूपर बेल्ट वाले। ठीक ये डिस्टेंस बताइए जरा, तो बेसिक बेसिक बातें। मरकरी से जब जो है सन के सबसे नजदीक कौन है, अर्थ के नजदीक कौन सा है, वीनस है। कैसे याद है, बहुत होशियार हैं आप लोग। नहीं, माई वेरी एफिशिएंट मदर, या जो ये तो हो गया ये डिस्टेंस सूर्य से। अब अर्थ से सबसे नजदीक कौन सा है, जैसे ये तो आपने कर दिया, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सन, या जो भी मान लीजिए, ठीक, ये सबको याद है, इसमें कोई जरूरत नहीं है बताने की। अब लिख लीजिए अर्थ, अर्थ के सबसे नजदीक। ये फार्मूला फिर से लिख लीजिए, नहीं तो लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर अलग अलग हो जाएगा ना। इसको लिख लीजिए, ये वाला नोट्स बनाइएगा, तो सन से दूरी लिख लीजिए, ठीक, सन से दूरी का क्रम लिख लीजिए, तो ये वाला लिख लीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जो भी है आपका। अब पृथ्वी के नजदीकी ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है, वेरी गुड, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह वीनस। ठीक है, सबसे नजदीक अर्थ के जो है कौन है, वीनस है। फिर जो है आपका कौन है, मार्स है। फिर मरकरी आ जाएगा, फिर जो है आपका जुपिटर आएगा। इसको ऐसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में नाम पता है, क्या हो गया ये, नहीं तो ये दो तीन बार जानिए, ये क्या लिखा है, अरे जितना लिखा उतना बताइए। सुमंगल, ठीक, तो सु माने शुक्र, मंगल माने मंगल, ठीक, तो ये जो है पृथ्वी पर क्या है, सब सब सुमंगल है। ठीक है, हाँ, तो ये सबसे क्लोज हो जाएगा, सबसे क्लोज कौन है, वीनस है। फिर आपका इसके बाद ये आपका बुध आ जाएगा। ठीक, अब ये वीनस के बारे में कुछ जानते हैं, मरकरी के बारे में, हम्म, कितना, तो ठीक है, उससे क्या होगा, देखिए ये जो है सबसे, मरकरी सबसे क्या है, सबसे नजदीक है। ठीक, इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन जो है क्या है, कम है, 88 डे और 58 डे कुछ इस तरह से है ना। अच्छा, रिवोल्यूशन और रोटेशन क्या डिफरेंस होता है,
हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी वालों को पता होना चाहिए ना। एक होता है, देखिए घूर्णन तो पता ले जाएंगे, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। हिंदी वाले लिखें, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये इसको, ये परिक्रमण को क्या कहते हैं? और इसको बोलते हैं, देखिए ये इसलिए यहाँ पे इसको जैसे आपका ये घूर्णन लिखा होगा तब तो आप काम चला ले जाएंगे, हाँ मतलब वो कर रहा है, रोटेट कर रहा है। लेकिन जब परिभ्रमण और परिक्रमण में जब बुक्स में आप पढ़ेंगे हिंदी की बुक्स में, तो ये जब उनका मन करता है तब पलट के लिख देते हैं, ठीक है ना, मतलब वो पता नहीं होता एग्जैक्टली क्या। तो इसको याद रखिए, परिक्रमण, परिक्रमा यानी चारों तरफ घूम रहा है, परिभ्रमण यानी रोटेट मतलब कर रहा है, ठीक है। ये दोनों जो है, ये टर्म जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक। लिख लीजिए इसको एकदम। अब देखिए ये सभी जो है कैसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। माने जैसे पृथ्वी कैसे घूम रही है, ठीक है। और जो ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक, रोटेशन कैसा हो रहा है इनका, पृथ्वी कैसे रोटेट करती है, वो भी ऐसे देखिए, ये जो ऐसे रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, ये कर रही है वेस्ट टू या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये जैसे ये वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट कर रही है, तभी ये जितने ग्रह हैं ये भी क्या कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहे हैं, लेकिन दो नहीं, लेकिन दो ग्रह जो है इसके मतलब जो, ऐसे लिख लीजिए, सभी ग्रह जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन आपका वीनस और यूरेनस वीनस और यूरेनस, यूवी रे होती है ना, यूवी लाइट, तो यूवी लाइट जो है, मतलब इसको ऐसे ये जो है क्या होते हैं, यूवी जो है जस्ट क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, और रिमेनिंग जो शेष हैं वो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, जो है पूछा जाता है, ठीक है। ये एक फैक्ट हो गया, इसमें फैक्ट ही है, अब जितना मुझे फैक्ट याद आ रहा है आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, ठीक। ये हो गया। अब इसके वीनस के बारे में और कुछ जानिए, बताइए क्या है, शुक्र के बारे में लिखिए, लिखिए वीनस तो लिखिए, वीनस जो है आपका पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह है, एक तो लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह है वीनस। फिर
ये इसको क्या बोलते हैं, सबसे जो है गर्म ग्रह बोलते हैं, ठीक है। सबसे जो है गर्म ग्रह, मतलब लिख लीजिए सबसे गर्म ग्रह, यानी हॉट मतलब प्लेनेट है। बता रहे हैं ना क्यों है ऐसा। देखिए ये गर्म क्यों है, जैसे कोई चीज, जैसे पृथ्वी गर्म क्यों होती है, सनरेज क्या होता है, पृथ्वी जो है सनरेज को एब्जॉर्ब करती है, ठीक। फिर इसके बाद जो है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको जो है क्या करती है, ट्रैप कर लेती है। इस वजह से अर्थ में क्या होती है, हीट होती है, गर्मी होती है। इसी तरह से जो वीनस होता है, वीनस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्रीन हाउस गैसेज का जो है क्या होता है, एटमॉस्फेयर पाया जाता है, ठीक है। वो क्या करती है, इनको ट्रैप कर लेती है हीट को, इसलिए वो जो क्या होता है, सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह है, क्यों गर्म ग्रह है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का जो है एटमॉस्फेयर पाया जाता है, और ग्रीन हाउस गैसेस जो है क्या करती हैं, उसको ट्रैप कर लेती हैं, जो हीट आती है, ठीक। तो इसलिए वो जो है गर्म है। और वीनस के बारे में एक और है कि इसके एटमॉस्फेयर में जो है सल्फ्यूरिक एसिड के जो है बादल पाए जाते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। और वीनस में क्या होगा, इसमें जो है सन किधर उगेगा, जो दिखाई देगा उगता हुआ, तो वेस्ट में। सूर्य जो है इसमें पश्चिम दिशा में मतलब उगेगा या उगता है, क्यों, क्योंकि ये जो है रोटेट किधर करता है, ईस्ट ईस्ट टू वेस्ट करता है, तो इसलिए वेस्ट में जो है। इसी को जो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, सुबह का तारा, भोर का तारा और शाम का तारा। ठीक है। टेम्परेचर हाई होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर होता है ना, इतने, इससे ज्यादा जो है इसमें आपका फैक्ट नहीं है। अब इस पे आ जाइए, मार्स पे, मंगल के बारे में देखिए। अच्छा एक चीज और जान जाइए, ये जो ये वाले जो ग्रह है ना, इनको बोलते हैं आप लोग, जो मार्स से इधर वाले ग्रह, इनको क्या बोलते हैं आप लोग, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, ग्रहीय पार्थिवीय ग्रह। पार्थिव मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब पार्थिवीय, पार्थिव। ये जहां चित्र बनाए हैं वहां पे लिख लीजिए पार्थिव, पार्थिव ग्रह। जो इधर जुपिटर से इधर वाले ग्रह हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोवियन। इसको बोलते हैं जोवियन, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है। ये जो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब हुआ है कि ये पृथ्वी की तरह के होते हैं, ठीक। जैसे पृथ्वी सॉलिड होती है, रॉक होती है, तो उसी तरह से इधर के जितने पृथ्वी के इधर के ग्रह हैं सभी क्या होंगे, रॉकी होंगे, ठीक। इधर के जो जोवियन ग्रह हैं यानी ये क्या है, जुपिटर लाइक, यानी जुपिटर की तरह विशाल, ठीक। और इधर के जो ग्रह हैं वो क्या होते हैं, गैसियस और लिक्विड फॉर्म में। तो इधर का हो गया पार्थिव, और ये जोवियन हो गया, ये गैसियस, गैसीय होगा या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, गैसियस लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक, मतलब इसको ऐसे देख लीजिए कि प्लेनेट के बारे में आप पढ़ रहे हैं, प्लेनेट दो प्रकार के होते हैं, ये मतलब दो तरह से उसको वर्ग क्लासिफाई किया जा सकता है, टेरेस्ट्रियल और जोवियन। टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं, जो पृथ्वी के समान होते हैं, वो कहाँ तक होते हैं, मार्स तक होते हैं। जोवियन जो है जुपिटर के समान होते हैं, कहाँ पे होते हैं, जुपिटर से इधर वाले सभी होते हैं, ठीक। ये गैसियस और लिक्विड फॉर्म में होते हैं,
इनका जो है आकार क्या होगा, बड़ा होता है। देखिए यहां से इधर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है, ठीक, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। इससे इधर वाली एक गैसियस होंगे, आकार इनका बड़ा होगा, ठीक। डेंसिटी क्या होती है, घनत्व, घनत्व कम होता है, इनका घनत्व ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, पृथ्वी का 5.5, ठीक। तो इधर का घनत्व कम होता है, इनका घनत्व ज्यादा होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इनको भैया टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, इनको जोवियन बोलते हैं। जोवियन में जुपिटर से इधर आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल में ये वाले आ जाएंगे, ठीक। ये हो गया। हम लोग क्या बात कर रहे थे, मार्स के बारे में ना। ये लिख लीजिए, ग्रहों इनका जो है वर्गीकरण ये इस तरह से देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर आ जाइए। मार्स के बारे में बताइए। ठीक है, रेड प्लेनेट बोलते हैं, क्यों? देखिए जब पढ़ा करिए ना आप लोग, तो कारण जानने का जरूर प्रयास करिए, कोई चीज क्यों, ठीक। तो उससे क्या होगा, जो आपका ठीक है। देखिए मार्स के बारे में जानिए। मार्स जो है क्या है, क्या हुआ बताइए, हम भी हंस लें। मार्स के बारे में बताइए। मार्स, देखिए मार्स जो है ये, इस पे जीवन की जो है क्या है, संभावना पाई गई है, ठीक। जीवन की संभावना पाई गई है मतलब क्या है, वहां पे वाटर पाया गया है या बर्फ पाया गया है, ठीक है। मार्स, मार्स का जो है क्या है, दो जो है वो पाए जाते हैं, क्या, उपग्रह या मून, मून या सैटेलाइट कह लीजिए, ठीक। दो मून पाए जाते हैं, दो सैटेलाइट, दो उपग्रह पाए जाते हैं, मंगल के दो उपग्रह पाए जाते हैं, ठीक। उनका क्या नाम है, फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस, DEIMOS, ठीक है। फोबोस और डिमोस इसके जो है क्या है, सैटेलाइट है। और जो डिमोस है जो है ना, ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है। इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं, रेड, रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। लाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी सतह पे कह लीजिए आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो है पाया जाता है, उसकी वजह से इसका रंग जो है लाल है। इसके बाद कौन सा है, जुपिटर। ये एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में भी हम आप लोगों को अलग से बताते हैं, या लिख लीजिए जुपिटर। ये मार्स हो गया। मार्स के बाद क्या हो गया, यहाँ पे आ गया एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट लिख लीजिए, एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या दिक्कत हो रही है पूछिए। तो एस्टेरॉइड बेल्ट कहां पर है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाया जाता है, ठीक। यहां पर जो है एक एस्टेरॉइड है, सीरस, सेरस कह लीजिए, CERES। इसी एस्टेरॉइड बेल्ट में एस्टेरॉइड बेल्ट में एक आपका सेरस, सीरस ये एस्टेरॉइड है। ये जो है क्या है, ड्वार्फ प्लेनेट का इसको जो है दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। जब आप, ये क्या है, ड्वार्फ प्लेनेट है, यानी काफी बड़ा है, तो जैसे प्लूटो है ना, उसी तरह से इसको जो है बौना ग्रह का जो है दर्जा मिला हुआ है, सीरस, ठीक है।
इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट में जो है एक जो है आपका फोर वेस्टा करके जो है एस्ट्रॉयड है, जिसको जो है नेकेड आई से जो है देखा जा सकता है। ठीक, मतलब आंखों से देखा जा सकता है फोर वेस्टा। ठीक है, ये इसमें प्लेनेट है, ये एस्ट्रॉयड की श्रेणी में है। ठीक, अच्छा जो एस्ट्रॉयड होते हैं, ठीक, पहले देखिए एस्ट्रॉयड एक छोटे से पिंड से लेके ड्वार्फ प्लेनेट तक हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो है क्या है कि बहुत सारे मतलब छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। इसमें से ये सेरस जो है एक, इसको इतना बड़ा है, इसको जो है हम लोग ड्वार्फ प्लेनेट का रूप नाम दे दिए हैं। फोर वेस्टा जो है ये क्या है, आंखों से देखा जा सकता है। ये जो बेल्ट होती है ना, जैसे ये समझिए कि ये जैसे सन है मान लीजिए, ठीक, ये सन है, तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट ये सन के चारों तरफ ऐसे पाई जाएगी। ये नहीं कि केवल यहाँ पे ऐसे बना दिया गया तो इतना है। यहाँ पे ये आपका कौन है, मार्स है, और ये आपका जुपिटर है। ठीक है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये ऐसे जो है ये रोटेट कर रहे हैं, और बीच में ये जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ठीक है, क्लियर है ये। इसमें एस्ट्रॉयड बेल्ट में क्या है, छोटे छोटे पिंड से लेके बड़े बड़े पिंड तक हैं। इनका जो ये बने किस चीज से हैं, इनकी संरचना जो है रॉकी है या चट्टानी है। ठीक, मिनरल्स के भी हो सकते हैं। ठीक, तो रॉकी एंड मिनरल्स लिख लीजिए। इसकी संरचना जो ये बने हुए हैं चट्टानी यानी रॉकी, और खनिजों के भी बने हो सकते हैं। ठीक है, चट्टानी लिख लीजिए, ये छोटे आकार से लेके बड़े आकार तक हो सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए सेरस और फोर वेस्टा। क्लियर है ये बात। ये एग्जाम में ये पॉइंट याद कर लीजिए, ये किस चीज के बने होते हैं, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक, अब इसके बाद इतना हो गया, जुपिटर के बारे में आ जाइए। क्रम से उसी तरह से हम लोग चलते जाते हैं, जैसे जैसे जो आ रहा है उसी तरह से हम लोग चलते हैं। ठीक, तो अब आ जाइए जुपिटर के बारे में। जुपिटर क्या है, जुपिटर सबसे जो है सबसे बड़ा जो है प्लेनेट है, ग्रह है। इसकी जो है इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी सबसे ज्यादा है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी कह लीजिए इसकी जो है सबसे हाई है। जुपिटर पर जो है आपके रेड स्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है, रेड स्पॉट, लाल धब्बे। ठीक, जैसे जुपिटर आप देखेंगे यूट्यूब पे जो है ना, आप सोलर सिस्टम के बारे में एनिमेटेड वीडियो आप लोग देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा। मैं तो वैसे नहीं, अब मैं सर्च नहीं करूंगा ना, या तो पहले से सर्च करके रखा हुआ है मान लीजिए, है ना, तो ठीक है, नहीं पता चला अभी गाना चलने लगेगा। एक्चुअली एग्जैक्ट मुझे उसका नाम पता होना चाहिए ना, मैं पहले से उसको यदि देख के आपको, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे ना, तो डाटा फ्री चल रहा है सब, जो देख लीजिएगा। ठीक है, तो जुपिटर जो है क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक, ये गैसियस, हमने बात दिया, एक और पॉइंट लिख लीजिए, ये गैसियस फॉर्म में है, मतलब कह लीजिए गैसियस उसका नाम ही है, वहां से शुरू ही हो गया। देखिए यहाँ से हम लोग लिख ही दिए, तो अपने से भी पॉइंट आप बना सकते हैं। ठीक, इस पे जो एक रेड जो लाल धब्बा पाया जाता है, ठीक, तो वो लाल धब्बा जो है वो क्या है, कभी जो है एक कह लीजिए कि जो अर्थक्वेक टाइप का या तूफान एक तरह से जो है गैसियस कह लीजिए गैसों का तूफान वहां पे आया था, उसी का जो है वो रेड स्पॉट है। ठीक, जो लाल धब्बा है वो कह लीजिए कि पृथ्वी के आकार का मतलब जो तूफान था। ठीक है, या ज्वालामुखी कह लीजिए, तो उसका वो धब्बा है।
इस पे जो है धारियां भी पाई जाती हैं, पीली पीली जो है धारियां हैं, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये जो आपका पृथ्वी से पहले जो कौन था, पृथ्वी का भी अच्छा एक अपना वो है, मून है, चंद्रमा। पृथ्वी के बाद कौन सा आपका मार्स था, मार्स का भी मून है। इसी तरह से आपके जुपिटर के भी मून है, ठीक। तो जुपिटर के जो मून है, मून मतलब सैटेलाइट, ठीक। तो जुपिटर के जो सैटेलाइट हैं उसमें एक है आपका कौन सा, यूरोपा, यूरोपा गैनीमेड, यूरोपा है आपका, गैनीमेड है। GANYEMEDE, ठीक, गैनीमेड कह लीजिए, ठीक। ये जो गैनीमेड है, ये जो है सबसे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो है एक तरह से मून है या सैटेलाइट है। गैनीमेड जो है इस सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट या मून है, ठीक। जो यूरोपा है, गैनीमेड के बारे में लिख लीजिए, सबसे बड़ा सैटेलाइट या मून है। जो यूरोपा है उस पे भी जो है क्या है, जीवन की संभावना है। जीवन की संभावना वहां पर क्यों है, पानी या बर्फ कह लीजिए वहां पे जो है पाया गया, ठीक है। ये हो गया